नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों के साथ। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट पर गहराए काले बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक तकनीकी गड़बड़ियों के चलते डीजीसीए ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 8 हफ्तों के लिए स्पाइस जेट की 50% उड़ानों पर रोक लगा दी है। वहीं अगर भविष्य में एयरलाइन 50% से ज्यादा उड़ानें चाहती है तो उसे यह साबित करना होगा कि एयरलाइंस के पास अतिरिक्त भार उठाने की क्षमता के साथ पर्याप्त संसाधन और स्टाफ मौजूद है। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले डीजीसीए ने स्पाइस जेट को एक नोटिस दिया था। हाल ही में सरकार ने भी राज्यसभा में जवाब देते हुए बताया कि डीजीसीए की ओर से स्पाइस जेट के विमानों की स्पॉट चेकिंग की गई थी। उस चेकिंग में कोई बड़ी खामी सामने नहीं आई, लेकिन रिपोर्ट में डीजीसीए ने इतना जरूर कहा था कि वर्तमान में एयरलाइन अपने 10 एयरक्राफ्ट सिर्फ तभी इस्तेमाल करे जब तमाम तरह की तकनीकी खराबी ठीक हो जाए। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस कार्रवाई पर स्पाइस जेट का भी बयान सामने आया है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। जी बिल्कुल, ऑर्डर ये बिल्कुल साफ कहता है कि स्पाइस जेट एयरलाइन अगले 8 हफ्तों तक अपनी पूरे बेड़े में मात्र 50% ही फ्लाइट ऑपरेट कर पाएगी। जो समय शेड्यूल होता है किसी भी एयरलाइन का, समय शेड्यूल में जो मंजूरी उनको फ्लाइट उड़ाने की दी जाती है, उस समय शेड्यूल का मात्र 50% फ्लाइट ही वो उड़ा सकती हैं। एक तगड़ा झटका जरूर है, लेकिन इस पूरी जो कार्रवाई हुई है इसके पीछे की कहानी ये है कि 1 अप्रैल 2022 यानी कि पिछले 2-2.5 महीने में लगातार स्पाइस जेट एयरलाइन की कई फ्लाइट में जो टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी, कई फ्लाइट जो इमरजेंसी लैंडिंग कर रही थी या जो वापस जिनको टर्न अराउंड करना पड़ रहा था, इस तरीके की तमाम जो दिक्कतें थी, उसके बाद में डीजीसीए जो कि एविएशन रेगुलेटर है, उसने स्पाइस जेट एयरलाइन को 5 जुलाई को शो कॉज नोटिस थमाया था और उससे जवाब तलब किया था कि आपकी फ्लाइट के साथ ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। 25 जुलाई को स्पाइस जेट एयरलाइन ने अपनी तरफ से जवाब दिया कि क्या प्रॉब्लम थी और उसमें उन्होंने सुधार के लिए क्या कुछ कदम उठाया है। लेकिन उन तमाम चीज़ों को जांचने परखने के बाद में जो एविएशन रेगुलेटर है उसने साफ तौर पे कहा है कि अगले 8 हफ्ते तक सिर्फ 50% फ्लाइट ही स्पाइस जेट एयरलाइन उड़ा पाएगा और वो एनहेंस्ड सर्विलेंस पे रहेगी ये पूरी एयरलाइन, उसके फ्लाइट ऑपरेशंस। लेकिन स्पाइस जेट एयरलाइन का ये कहना है कि ये जो आदेश है डीजीसीए का, इसका पूरे फ्लाइट ऑपरेशंस पे यानी कि यात्री संख्या में जो फ्लाइट बुकिंग है, जो एडवांस बुकिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये जो 3 महीने हैं, विशेषकर जून, जुलाई, अगस्त वाले जो महीने होते हैं, ये वो महीने हैं जिसमें लगभग सभी एयरलाइन अपने फ्लाइट ऑपरेशंस की संख्या कम कर देती है, क्योंकि यात्रियों की संख्या वो कम होती है, ऐसे में फ्लाइंग काफ़ी कम होती है, तो वो अपनी फ्लाइट ऑपरेशंस घटा देती हैं। लिहाजा जो रेगुलेटर का आदेश है स्पाइस जेट का, वो एयरलाइन पे उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़रूर ये साफ दर्शाता है कि स्पाइस जेट एयरलाइन को अभी बहुत कुछ करना है ताकि उसके पूरे फ्लाइट ऑपरेशंस वापस पटरी पर आएँ और उनकी इमेज को जो धक्का लगा है उसमें भी सुधार वो कर पाएँ। बिल्कुल, तो ये अपडेट है यहाँ पर स्पाइस जेट की तरफ से। इधर स्पाइस जेट का बयान भी आया है और उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जैसा कि समीर भी अभी बता रहे थे कि ये जो सीज़न होता है, इस समय कई एयरलाइंस अपने जो फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या कम कर देती हैं। साथ ही साथ स्पाइस जेट ने यह भी कहा है कि हम लगातार डीजीसीए के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम अपने जो अपना कारोबार है आगे, वो डीजीसीए के नियम के हिसाब से ही आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने यात्रियों और ट्रैवल पार्टनर्स को पूरी तरह से आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि जो अब तक बुकिंग हुई हैं स्पाइस जेट की, लोगों ने जो अभी तक बुकिंग की हुई हैं, प्री बुकिंग्स हैं, वो सारी फ्लाइट समय पर जाएंगी। तो इसका भरोसा कंपनी ने ज़रूर जताया है। लेकिन आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले ही स्पाइस जेट के जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात है नहीं, क्योंकि सिर्फ स्पाइस जेट ही नहीं, दूसरी एयरलाइंस के साथ भी इस तरह की बातें जो है होती रहती हैं। ये जो रूटीन कारोबार है एक एविएशन इंडस्ट्री का, उसका हिस्सा है। तो उन्होंने उसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं माना है। लेकिन डीजीसीए ने यहाँ पर कदम उठाए हैं सख्त, और उन्होंने कहा है कि 8 हफ्तों के लिए 50% जो बेड़ा है वो उड़ान नहीं भर पाएगा स्पाइस जेट का। ध्यान देने की बात यह भी है कि पिछले कुछ समय से एविएशन सेक्टर अलग अलग मुद्दों से जूझ रहा है, जिसमें एटीएफ की बढ़ती हुई कीमतें सबसे बड़ी चिंता की बात है। दर्शकों की समझ के लिए हम बताना चाहते हैं कि एविएशन
एटीएफ जो फ्यूल हवाई जहाज़ में इस्तेमाल होता है वो कुल जो खर्च है एयरलाइन इंडस्ट्री का उसका करीब 40% होता है। और पिछले दिनों जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, हमने देखा है कि एटीएफ के दाम भी लगातार बढ़ते गए हैं और उसके कारण एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ मामला आता है सुरक्षा का। कंपनियाँ ये भी तर्क दे रही हैं कि क्योंकि ज़्यादातर खर्चा उनका एविएशन फ्यूल के ऊपर होता है, इसकी वजह से दूसरे डिपार्टमेंट्स में खर्चे करने के लिए शायद पैसे नहीं बचते हैं। डीजीसीए अब काफ़ी यहाँ पर स्ट्रांगली सामने आए हैं और डीजीसीए ने उन्होंने अपना एक कदम उठाया है। लेकिन आगे की राह अब क्या होगी? हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट धीरज माथुर जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। माथुर साहब, पहला सवाल तो मेरे मन में यही आता है कि क्या डीजीसीए के पास यही एक रास्ता बचा था अब कि वो स्पाइसजेट जैसी जो बड़ी एयरलाइन है, नामी एयरलाइन है, उसकी आधे फ्लीट को ग्राउंड कर दे? क्योंकि इससे न सिर्फ यात्रियों को समस्या होगी बल्कि कंपनी के ऊपर भी एक बड़ा धब्बा ये लगेगा कि जो रेगुलेटर है वही आपसे संतुष्ट नहीं है। क्या कोई और तरीका नहीं था इस पूरे मामले को एड्रेस करने का? मेरे ख्याल से जो निर्णय और जो रास्ता अपनाया है डीजीसी ने वो उपयुक्त है। कारण यह है कि एक सख्त संदेश देना जरूरी था एयरलाइंस को कि जहाँ तक यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है उसमें कोई भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो ये संदेश देना बड़ा जरूरी था। अब ये दूसरा मुद्दा ये आता है कि क्या ये पर्याप्त था या ये कम है या ये अधिक है। मेरे ख्याल से जो किया है वो ठीक इसलिए किया है क्योंकि निश्चित रूप से ये ना केवल स्पाइसजेट बट अन्य जो एयरलाइंस है उनको उनके सामने भी यही जो समस्याएं आ रही हैं, मूल रूप से वो एक प्रकार से ये स्पाइसजेट की तो खैर एक वित्तीय समस्या भी है जो बहुत ज्यादा गंभीर है, परंतु जो बाकी सभी एयरलाइंस में समस्या है वो है कर्मचारियों की, जो मेंटेनेंस रख रखाव की जो इंजीनियर्स है उनकी कुछ कमी है, कुछ छटनी हुई थी उसके कारण कमी है, और कुछ जो है एचआर के इश्यूज हैं, एम्प्लॉइज खुश नहीं है। तो सब कुल मिला के जो मेंटेनेंस कैपेसिटी है सभी एयरलाइंस की वो कम हो गई है। इसके कारण ये जो मेंटेनेंस में जो हम देख रहे हैं जो चूक हो रही है वो उसी कारण से बाय एंड लार्ज उसी कारण से हो रही है। तो उसका एक ही तरीका, या तो आप मेंटेनेंस स्टाफ को बढ़ाइए, वो तुरंत ओवरनाइट तो संभव है नहीं, लोगों को दोबारा नियुक्त करना होगा, प्रशिक्षण देना होगा, सर्टिफाई करना होगा, क्योंकि कई जो है साल भर से घर पे बैठे हैं, तो वो ओवरनाइट तो हो नहीं सकता। तो अब आप क्या करेंगे? दूसरी तरफ ये भी एक समस्या है कि एक समस्या तो नहीं कहेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है कि डिमांड एकदम से बढ़ गई है। कोविड की जब से जो पाबंद थे, प्रतिबंध थे, वो जब से हटे हैं एकदम से डिमांड बढ़ी है, जिसको कहते हैं काफी कुछ रिवेंज टूरिज्म भी हो रहा है कि लोग 2 साल से घर पे बैठे हैं, वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो डिमांड भी बढ़ गई थी। और आप देखेंगे कि स्पाइसजेट के मई के जो लोड फैक्टर था वो ऑलमोस्ट 90% था, सभी के 80 से ऊपर था। तो अब डिमांड भी बढ़ गई है, मेंटेनेंस स्टाफ की भी कमी है, और इसी वजह से कुछ ऐसी ये खामियां हुई हैं जिसकी वजह से ये जो हादसा तो नहीं कहेंगे, परमात्मा की कृपा से कोई हादसा नहीं हुआ, पर ये सारी जो समस्याएं हुई है ये हुई हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपनी जो फ्लाइट है उनकी संख्या को कम करें, और तो कोई चारा है नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो डीजीसीए ने किया है वो उपयुक्त है। 50% फ्लाइटें कम की हैं और वो 8 हफ्ते के लिए, तो उनको 8 हफ्ते का समय भी दिया है, संदेश भी दिया है और समय भी दिया है कि यू प्लीज गेट योर हाउस इन ऑर्डर। करेक्ट। तो मेरा सवाल यहाँ पर यही है माथुर साहब कि एक तरीका तो ये था कि आप एयरलाइंस के पास जाते और उनको बताते कि भाई डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपके पास अभी ट्रेंड टेक्नीशियंस नहीं हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद होकर अपनी फ्लाइट्स कम कीजिए। लेकिन जिस तरह की डिमांड है शायद एयरलाइंस ऐसा न करते। क्या सरकार को अपनी तरफ से कोई मदद करनी चाहिए थी? क्योंकि एक डिस्कशन पॉइंट ये भी आता है कि एविएशन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा खर्चा होता है एटीएफ जो है, क्योंकि उसका कॉस्ट जो है अराउंड 40% होता है पूरे ऑपरेशनल कॉस्ट का।
क्या सरकार उस पर टैक्स कम कर सकती है? जिस तरह हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पहले भी जो एयरलाइंस हमारे देश में हमने देखा है जो बंद हुई हैं, चाहे वो किंगफिशर है, जेट है, उनके बंद होने में एक बड़ा रीजन एटीएफ प्राइसेस ही रहा, क्योंकि मैनेज नहीं कर पाई कंपनियां। क्या आपको लगता है कि सरकार अगर आगे आए, मदद करे एविएशन सेक्टर की, तो इस सेक्टर को सपोर्ट मिल सकता है? जी देखिए, वो सरकार को मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एविएशन सेक्टर है, जो हम कहते हैं ना भाई फ्री मार्केट है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एविएशन तरीके सेक्टर में ये संभव नहीं है। फ्री मार्केट नहीं है क्योंकि हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है फॉर ऑब्वियस रीजंस, सेफ्टी के इतने सारे इश्यूज हैं, पैसेंजर सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, सो इट इज हाईली रेगुलेटेड, ना केवल हिंदुस्तान में, विश्व भर में। तो अब जहां तक कि वित्तीय संकट है, ये सभी एयरलाइंस के लिए एटीएफ एक बहुत महत्वपूर्ण उसका अंग है, परंतु एटीएफ अकेला नहीं है। अगर आप वैसे देखें, जो ये पूरी एविएशन सेक्टर है, इसमें सिवाय एयरलाइंस के सब मुनाफा कमा रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हो, चाहे ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज हो, चाहे ऑयल कंपनीज हो, एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर द एयरलाइंस इज मेकिंग अ प्रॉफिट, एवरीबडी इज बीइंग पेड बाय द एयरलाइंस एंड द एयरलाइंस आर द वंस दैट आर ब्लीडिंग। सो अब लुफ्तांसा को जर्मनी ने करीब $12 बिलियन दिए कोविड के बेल आउट पैकेज में, एयर फ्रांस KLM को भी करीबन $11.8 बिलियन की बेल आउट पैकेज मिला, यूएस में भी कुछ बेल आउट पैकेज हुआ। हिंदुस्तान की जो परिस्थिति है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनीज को डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस देना संभव नहीं है। तो परंतु कोविड के दरमियान सरकार ने कंपनीज के लिए, MSMEs के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज, फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज इत्यादि स्थापित की थी। तो उस टाइप का पैकेज मेरे ख्याल से एयरलाइंस के लिए सरकार को सोचना चाहिए, और उसका एक बहुत बड़ा भाग होगा कि आप एटीएफ को जीएसटी में शामिल करें। और जो हमारे मंत्री जी, माननीय सिंधिया जी, उन्होंने भी हाल में अभी ये कहा है कि भाई इसको किया जाना चाहिए, एटीएफ को शामिल किया जाना जीएसटी रेजीम में। उससे बिल्कुल, किसी न किसी तरीके से इंडस्ट्री की मदद तो करनी ही होगी, चाहे आप एटीएफ को जीएसटी में शामिल करें या फिर पैकेज लाएं, जैसी बात आप कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा माथुर साहब, और वो ये कि अब स्पाइसजेट के लिए आगे की राह क्या? क्योंकि एक बड़ा जो है चिंता का विषय तो ये है ही कि अगर रेगुलेटर आपको बैन कर देता है, उसके लॉजिकल रीजन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन की बात होती है कि आपकी आधी फ्लीट को अगर ग्राउंड कर दिया गया तो परेशानी तो कंपनी को होगी ही। अब स्पाइसजेट के लिए अगली राह आगे की क्या दिखती है आपको? देखिए, उस स्पाइसजेट को इक्विटी इन्फ्यूजन की नितांत आवश्यकता है, तो प्रोमोटर्स को देखना होगा कि वो कैसे स्पाइसजेट में इक्विटी इन्फ्यूजन करें। इक्विटी आएगी, फिर उस इक्विटी को लेवरेज करके आप डेट भी उठा पाएंगे, तो जो आपकी लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। परंतु सबसे पहले तो प्रोमोटर्स को ही इक्विटी इन्फ्यूजन करना होगा। सबसे बड़ा कदम इस समय जो उठाना होगा स्पाइसजेट को ये कि प्रमोटर्स को इक्विटी इन्फ्यूजन करना होगा, और जाहिर तौर पर न सिर्फ डीजीसीए बल्कि सभी एयरलाइंस भी ये चाहती हैं कि सुरक्षा सबसे ऊपर रहे, यात्रियों की सुरक्षा इस समय सबसे ज़रूरी है, और इसलिए डीजीसीए ने आज जो कदम उठाया है वो न सिर्फ यात्रियों के पक्ष में है बल्कि वो कंपनियों के भी पक्ष में है। इसको इसी तरह देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया माथुर साहब, समय निकालकर आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब फेडरल रिजर्व की, जिसकी 2 दिन की बैठक चल रही है अमेरिका में, जहां पर महंगाई जो है वो 40 साल के रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, और ये फेडरल रिजर्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। महंगाई से पार पाने के लिए फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरों में इजाफा कर रहा है। इसी कड़ी में आज अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो है अपनी ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान कर सकता है। उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व 3/4 से लेकर 1% तक ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ब्याज दरों में इजाफे से पहले ही दबाव में चल रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था का पहिया और सुस्त पड़ सकता है। वहीं इसका असर पूरी दुनिया के शेयर बाजार पर भी देखने को मिलेगा। खासकर भारत के शेयर बाजार में इसका क्या असर होगा, इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनसेड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत अनुराग ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहला सवाल तो बिल्कुल सिंपल मैं पूछूंगा आपसे, आप क्या बेट कर रहे हैं, 0.75 या 1%? सुमित्रा नमस्कार।
देखिए, बेट करना तो डिफिकल्ट है, बट मेरा एस्टिमेट ये है कि फेड को 1% तक हाइक करना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, अब तक सरप्राइजेस जो है ना वो इन्फ्लेशन की तरफ से आ रहे हैं, फेड की तरफ से नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फेड इन्फ्लेशन को पीछे से चेज कर रहा है, और ये कंसिस्टेंट इन्फ्लेशन जो है ऐसे इतना आसानी से कंट्रोल आता नहीं है कि आप उसको पीछे से चेज करें। सो जैसा काफी लोग मानते हैं कि अहेड ऑफ द कर्व फेड को जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 1% हाइक हो तो कुछ बात बनेगी। अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 75 बेसिस पॉइंट ही किया तो वो तो स्लो होगा, क्योंकि मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा है सुमित्रा। लेकिन अनुराग, फिर सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये 0.75 बेसिस पॉइंट्स कितनी बार करना पड़ेगा। फेड ने बहुत क्लियरली ये कहा है कि वो यूएस इन्फ्लेशन को करीब करीब 2% के लेवल तक लाना चाहते हैं, तब जाकर वो कंफर्टेबल होंगे। अभी इन्फ्लेशन है 9% पे, तो कितने और ऐसे हाइक्स करने पड़ेंगे फेड को फिर अब? तो देखिए, वही सवाल है। तो अगर आप नैरेटिव देखें तो पिछले मिड ऑफ 2021 से पहले ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन था, फिर नवंबर में कहा कि देखिए ट्रांजिटरी तो नहीं है, परसिस्टेंट हो गया है, लेकिन फिर बॉन्ड बाइंग चलती रही मार्च 2022 तक। फिर 25 बेसिस पॉइंट फर्स्ट मीटिंग में हाइक किया, सेकेंड मीटिंग में 50 किया, थर्ड में 75 किया। ये इंडिकेट करता है कि फेड हमेशा सरप्राइज हो रहा है, इन्फ्लेशन सरप्राइज कर रहा है फेड को, कंट्रोल नहीं है फेड के हाथ में। तो और देखिए, अगर उनके प्रोजेक्शन भी देखें तो उन्होंने कहा था कि इस साल के एंड तक, पिछली मीटिंग में कहा था कि अबाउट 2% पहुंच जाएंगे। अब कहा कि अबाउट इस साल के एंड तक 3.4 पहुंचना पड़ेगा। ये लास्ट मीटिंग का नैरेटिव है। दिस मीटिंग में क्या नैरेटिव आता है हमें देखना होगा, बिकॉज इन्फ्लेशन उसके बाद से हमें और 9% पे पहुंचा चुका है। मेरा सेंस है सौमित्रा कि करीब जल्दी से जल्दी इनको 3.5%, जो कि जिसको बोलते हैं कि न्यूट्रल रेट है, वहां तो जल्द से जल्द आना चाहिए, विच मीन्स अभी 200 बेसिस पॉइंट्स पीछे चल रहे हैं हम वहां से। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज 100 बेसिस पॉइंट बहुत जरूरी है। उसके बाद अगले महीने तो मीटिंग है नहीं, तो फिर अगस्त में जब फेड मीट करेगा, सितंबर में, तो देन उनके पास 2 महीने का डेटा होगा। बट तकरीबन मुझे नहीं लगता कि 4% से नीचे कोई भी रेट पर ये कंट्रोल आने वाला है सौमित्रा। स्थिति में है फेड भी इस समय। आप यूएस में हैं अनुराग, इस समय वहाँ सिचुएशन क्या है? वहाँ जो फंड मैनेजर्स हैं, वहाँ जो बड़ी कंपनी के सीईओज हैं, आपकी बातचीत होती होगी, ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है? लोग कितना परेशान हैं इन्फ्लेशन से, या लोगों ने उसको अब पार्ट ऑफ देयर बिजनेस बना लिया है कि भाई इन्फ्लेशन हाई रहेगा अगले कुछ समय, 6 महीना, 8 महीना, साल भर शायद हमको ऐसे ही रहना चाहिए, तो हम उस हिसाब से बिजनेस को प्लान बनाएं, आगे उस हिसाब से चले। इस समय ग्राउंड सिचुएशन क्या है वहाँ? सुमित्रा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसके नैरेटिव होते हैं कि आप किस कैंप में हैं। पॉलिटिशियंस को इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हर्ट नहीं करता है, उनको रेट हाइक हर्ट करते हैं, क्योंकि उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो पॉलिटिशियंस का नैरेटिव एक तरफ चलता है कि देखिए रेट हाइक्स नहीं होने चाहिए, स्लो होने चाहिए, इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है। कॉर्पोरेट्स इन अ वे इन्फ्लेशन को लाइक करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को वो पास ऑन कर पाते हैं। तो कॉर्पोरेट्स में आप तमाम देखिए, आप वॉलमार्ट, टारगेट, हालांकि इन्वेंट्रीज आई उन्होंने वार्निंग दी है, लेकिन आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, और तमाम जो कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स तकरीबन अच्छे आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वो कंज्यूमर्स को उनको हाइक पास ऑन करनी पड़ रही है। इन अ वे वो प्रोएक्टिव हो रहे हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि वेजेस पे प्रेशर आता है। अगर एम्प्लॉइज वेजेस ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो उनको भी पास ऑन को करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री का भी एक मिला जुला सा इसमें रिएक्शन है। देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि फेड की ये लोन बैटल है। ये पिछले 20 साल से, और तकरीबन 1781 से जब से इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ यूएस में, करीबन 40 साल से यूएस ने इन्फ्लेशन ज्यादा देखा नहीं है। तो ये एक न्यू चैलेंज है उनके लिए, लेकिन ये फेड का ही बैटल है, बिकॉज अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में मे बी एम्प्लॉइज को इन्फ्लेशन पसंद आए क्योंकि वेजेस बढ़ते हैं, कॉर्पोरेट्स को पसंद आए क्योंकि प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं, लेकिन कहीं भी इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं रहता है। तो ये फेड को बैटल अकेला फाइट करना है, और देयर इज अ रीजन, तभी फेड को एक ऑटोनॉमी देकर के ये रोल फेड को ट्रस्ट किया गया है। नहीं तो ये भी पॉलिटिशियंस अपने हाथ में ले लेते। तो ऐसा सिचुएशन है कि इसमें आई थिंक कंट्रोल फेड को चाहिए अपने हाथ में, और वही लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए बेनिफिशियल होता है।
अब बहुत अच्छे से आपने समझाया अनुराग, अब लेकिन यहाँ पर हम इंडिया में बैठे हैं और हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि फेड अगर ऐसे ही ब्याज दरें बढ़ाता जाएगा तो एफआईआईस का पैसा हमारे यहाँ से निकलता जाएगा और हमारा शेयर बाजार गिरता जाएगा। आपका क्या व्यू बन रहा है जिस तरह से फेड ये स्टेप्स ले रहा है और आने वाले समय में हमें दिख रहा है कि ब्याज दरें और बढ़ेंगी ही यूएस में, तो इंडियन मार्केट्स के लिए उसका क्या मतलब है फिर? तो देखिए, काफी जो रिएक्शंस होने थे इंडियन मार्केट में वो रिएक्शंस तो आजकल दिख ही रहे हैं। देखिए, इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अगर फेड के रेट्स देखिए 10 ईयर यील्ड अबाउट 3.5% टच कर गया था, अभी तो ड्रॉप कर गया है 2.8% पे। बट अगर रिस्क फ्री रिटर्न्स यूएस ट्रेजरी में मिलता है किसी को 3-3.5%, स्पेशली इस साल और अगले साल के लिहाज से देखें, तो डॉलर की तरफ में फ्लाइट नेचुरली रहेगी। स्पेशली यूरोपियन यूनियन भी वीक दिख रहा है, तो उससे डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, तो वो सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन अगर इंडियन मार्केट में आए तो देखिए, इंडियन मार्केट की अपनी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, तो वो हमें कुछ डिस्कवर करनी पड़ेगी। हमने बहुत हद तक एक्सपोर्ट ड्रिवन थिंग्स पे काम किया है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी, फार्मा ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। डिप्रिसिएशन में, करेंसी डिप्रिसिएशन में वो और अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक इकोनॉमी है जिसके बेसिस पे भारत अच्छा चल रहा है, और भारत में इन्फ्लेशन की समस्या भी नहीं है। तो कुल मिला के इन अ बैलेंसिंग वे मुझे कोई इंडिया में बहुत ज्यादा नेगेटिव्स नहीं दिख रहे। देखिए, एफआईआईज एग्जिट करेंगे, उनका प्लेस डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ले लेंगे। तो एज लॉन्ग एज इकोनॉमी और ग्रोथ हमारी अच्छी चलती है, हमें ग्लोबल इश्यूज से ज्यादा चिंता की बात है, बट क्योंकि हम उसको इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें वो उस समय को एक समय के थ्रू गुजरना पड़ेगा, ये मानते हुए कि ये ग्लोबल फिनोमेना है और इसमें एटलीस्ट हम इंडियन ग्रोथ को बरकरार रखें, वो हमारा गोल होना चाहिए। और वो मुझे उसमें कोई बहुत ज्यादा डाउट नहीं दिख रहा सौमित्र। करेक्ट। तो जैसी एक बहुत पुरानी कहावत है अनुराग की, किसी भी सिचुएशन में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो चिंता किस बात की, वो काम करिए, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो चिंता किस बात की, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो शायद हम इस समय इसी स्थिति में है, और भारतीय बाजारों पर जैसा आपने कहा कि बहुत ज़्यादा जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फेड अकेला ये बैटल लड़ेगा और कंट्रोल करने की कोशिश करेगा इन्फ्लेशन को। देखते हैं आज जब ये बैठक खत्म होती है उसके बाद कितनी ब्याज दरें बढ़ती हैं। आप तो 1% के कैंप में हैं, ये आपने बहुत क्लियरली बता ही दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो फेड की बैठक पर तो पूरी दुनिया की नजरें हैं ही। ब्याज दरों को लेकर होने वाले फैसले का असर कल दुनिया के शेयर बाजारों पर दिखेगा। बहरहाल अपने बाजार की बात करते हैं, जहां आज एक्सपायरी से पहले हमने जोश देखा। लगातार 2 कारोबारी दिन की गिरावट पर आज ब्रेक लग गया। सभी सेक्टर हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स करीब 160 अंक और माफ कीजिए निफ्टी करीब 160 अंक और सेंसेक्स करीब 550 अंक चढ़कर बंद हुआ। दिन भर बाजार में और किस तरह का एक्शन रहा, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। मार्केट में क्लियरली आपने जिस तरह का बाउंस बैक देखा एक्सपायरी से एक दिन पहले 16,600 के ऊपर आप बंद हुए हैं। 150 पॉइंट से ज़्यादा रिकवर आज निफ्टी ने किया है। बहुत ही मामूली सी प्रेशर के साथ आज बाजार खुला था, लेकिन रिकवरी मोड पे दिन भर रहा और लास्ट 1 आवर 1.5 आवर में तो अच्छी खासी बाउंस बैक दिखाई दी। रिजल्ट ड्रिवन एक्शन बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में देखने को मिला, यानी जहाँ जहाँ भी रिजल्ट अच्छे थे वहाँ स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया। LNT वन सच एग्जाम्पल। अगर हम निफ्टी गेनर्स की यहाँ बात करें तो LNT सुबह से ही मोमेंटम कायम था। उसके अलावा एशियन पॉइंट्स वॉल्यूम ग्रोथ वहाँ पर आपको देखिए रिवॉर्ड किया बाजार ने। लास्ट आवर में आपने देखा कि फार्मा स्पेस में लास्ट 2 आवर्स में इनफैक्ट फार्मा स्पेस में अच्छी बाइंग देखने को मिली। डिविस, सन फार्मा, लॉरस लैब के नंबर्स वहां आए थे, तो एक रब ऑफ इफेक्ट आपको पूरे सेक्टोरली भी दिख रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर जरूर है। इसके अब अदर हैंड पे लूजर्स आज कहां से निकल कर आए? बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, यूपीएल, ये सारे लूजिंग स्टॉक्स थे। एफएनओ में भी अगर आप बात करें तो कोरोमंडल के या तो नंबर्स जिनकी अच्छी एंटिसिपेशन है, जैसे कल हमने बजाज फाइनेंस देखा था, वहां अच्छी एंटिसिपेशन थी, नंबर्स आ जाए। इसी तरह से मारुति के आज नंबर्स आए। मारुति के नंबर्स में एक बड़ा की ट्रिगर ये रहा, एक बार के देखने के लिए आपको लगा कि शायद स्टॉक प्रेशर में आएगा क्योंकि मुनाफा यहाँ घटा है, लेकिन रीजन ये था कि उनके पास अनमेट डिमांड पड़ी हुई थी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज के लिए, तो जिसके चलते बाजार को ये एक व्यू समझ आया कि एटलीस्ट यहाँ से कोई वीकनेस या फिर वरी की बात नहीं है। और हमने इनफैक्ट 1.5% की बढ़त के साथ ही मारुति सुजुकी के स्टॉक को बंद होते हुए दिखाई दिया। कोरोमंडल के भी रिजल्ट्स आने हैं। कोरोमंडल हो, जीएनएफसी हो, ये टॉप एफएनओ गेनर्स थे लास्ट आवर में आप देखें तो। इसके अलावा आपको हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक काउंटर से डॉक्टर लाल पातलाब, अपोलो हॉस्पिटल, इन काउंटर्स में भी अच्छी देखने को तेजी मिली और साथ ही मिड कैप आईटी काउंटर्स लाइक कोफोर्ज हुआ, माइक्रोटेक की गाइडेंस आई, उसका चलते एक आपने इम्पैक्ट जो देखा मिड कैप आईटी में कोफोर्ज, परसिस्टेंट, माइंडट्री, टाटा एलेक्सी से काउंटर्स में क्लियरली देखने को मिला और कहीं ना कहीं आपको तेजी थोड़ी बहुत ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में भी देखने को मिली। पूरे ऑटो पैक पे एक इनफैक्ट नंबर्स का, मारुति के नंबर्स का भी इम्पैक्ट आया, तो रिजल्ट ड्रिवन बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिली। दो बड़े इवेंट्स क्योंकि एक्सपायरी और एफएमसी मीट, उसके पहले एक एंटिसिपेशन थी कि शायद बाजार रेंज बाउंड होगा, लेकिन आज जिस तरह की तेजी दिखाई श्योरली लग रहा है कि एक्सपायरी ऊपर की होगी। बिल्कुल, तो दो बड़े इवेंट्स यहाँ पर एक्सपायरी और साथ ही एफओएमसी मीटिंग, इन दोनों पर नज़र बाजार की कल भी रहेगी। और नतीजों की बात जैसा प्रियंका ने भी कही, यहाँ बाजार बंद होने के बाद भी कुछ अहम नतीजे आए। टाटा मोटर्स ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे क्योंकि करीब करीब 5,000 करोड़ का घाटा कंपनी ने यहाँ दिखाया है। क्या डिटेल्स हैं और इन नतीजों की, मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं। शरद, बताइए क्या एनालिसिस किया आपने टाटा मोटर्स के नंबर्स के साथ? जी, फोकस में है टाटा मोटर्स। ओवरऑल पहली तिमाही के नतीजे के बारे में बताएं तो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू इनलाइन रहे हैं एक्सपेक्टेशंस के, लेकिन एबिटा मार्जिन जो है बिलो दी एस्टिमेट्स देखने मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नेट लॉसेज है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा कंसोलिडेटेड बेसिस में आया है और ये जो है अनुमान लगभग 1,700 करोड़ का था। तो ये एक बड़ा जो है नंबर है ट्रैक करने के लिए। और नंबर इम्पैक्ट हुए JLR सेगमेंट के लिए। JLR सेगमेंट के आंकड़ों की भी बात कर ले तो यहाँ पे जो है आय लगभग 11% गिरी है और मार्जिन में भी दबाव देखने मिला। 250 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा जो है आपके मार्जिन में गिरावट एबिट और एबिटा दोनों में देखने मिली है। अगर इंपॉर्टेंट बात बताएं तो लगभग 110 मिलियन पाउंड्स का प्री टैक्स लॉस हुआ है JLR में, उसके कारण जो है नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ी है। ओवरऑल जो JLR का ये इम्पैक्ट इसलिए आया है क्योंकि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की इश्यूज़ चल रही है, उसके अलावा रिवैल्यूएशन हुई है फॉरेक्स और कमोडिटी हेजेस के कारण। इन एडजस्टमेंट्स के कारण JLR के नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ा है और ये इम्पैक्ट एडवर्स वर्किंग कैपिटल में भी आया है, जिससे नेट डेट जो होती है उस पर असर पड़ी है। अगर भारत के ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग रही है कमर्शियल व्हीकल्स और आपके PV बिजनेस दोनों को ले लीजिए, जहां पे अच्छी वॉल्यूम रियलाइजेशन हुई है और मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने मिला है। कंपनी आगे आउटलुक एक्सपेक्ट कर रही है कि नेट डेट ऑटो फ्री FY24 तक हो जाए और दूसरे तिमाही से फ्री कैश फ्लोज और एबिट जो है पॉजिटिव हो जाए। और JLR के दो अहम गाइडेंस हैं। सबसे पहला है कि जो विजिबिलिटी है चिप सप्लाई की वो अब इम्प्रूव होने वाली है और कंपनी रैंप अप करने वाली है प्रोडक्शंस उनके नए रेंज रोवर और नए रेंज रोवर स्पोर्ट के लिए। और आगे जाते हुए जो है एक सिग्निफिकेंट एबिट मार्जिन का डिलीवरी का कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है लगभग 5% का। और उसके अलावा जो फ्री कैश फ्लो होता है उसका लगभग आप कह सकते हैं 1 बिलियन पाउंड्स का पूरे साल के लिए एस्टिमेट रखा है। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि नतीजों के बाद किस तरह कल परफॉर्म करता है टाटा मोटर्स का स्टॉक। इधर हम फोकस करते हैं 5G पर, जहां पर जिसकी स्पेक्ट्रम की नीलामी चल रही है और कल भी ये ऑक्शन जारी रहेगा। आज दूसरे दिन नीलामी के 9 राउंड पूरे हुए। इसमें सरकार को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोलियां मिली हैं। 5G ऑक्शन को लेकर हमारे संवाददाता दानिश आनंद ने टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की। The second day of 5G auctions, what is your expectation? Has it exceeded the government's expectations? The entire telecom industry is coming out of the legacy issues, and Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's reforms have really helped the industry become a sunrise industry now, and the confidence that the industry is showing in the reform process, in the spectrum auction, is a clear indicator that it is coming out of the legacy troubles. So, which are the certain bands which are seeing a great the demand from the telecom operators? Almost entire spectrum from 700 megahertz, 800 megahertz. I read out the entire list. The entire low band, mid band, and millimeter wave. Everywhere there is good demand. तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यानी कि ऑक्शन में, और अभी कल के दिन भी ये जो ऑक्शन है जारी रहेगा। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के रिवाइवल के लिए भी सरकार ने प्लान बनाए हैं और इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने BSNL और MTNL के डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को हरी झंडी दिखा दी है। साथ ही BBNL और BSNL के मर्जर को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में और क्या क्या अहम फैसले हुए, बता रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए,
कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले हुए। जो सबसे बड़ा फैसला आज कैबिनेट ने लिया वो था टेलीकॉम सेक्टर की जो पीएसयूज हैं उनके रिवाइवल प्लान से संबंधित। कैबिनेट ने 1,64,000 करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज की घोषणा की है, जिसके जरिए टेलीकॉम सेक्टर की जो पीएसयूज कंपनीज हैं उनको रिवाइव किया जाएगा। कैबिनेट ने इस बात की भी मंजूरी दी है कि बीबीएनएल का जो मर्जर है वो बीएसएनएल के साथ कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस रिवाइवल पैकेज का जो फायदा है बीबीएनएल, बीएसएनएल और एमटीएनएल तीनों ही कंपनियों को होने जा रहा है। इस पूरे रिवाइवल पैकेज के कई अहम कंपोनेंट हैं, जिसमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है और साथ ही साथ सॉवरेन गारंटी बॉन्ड भी शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट ने ग्रामीण इलाकों में 4G नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की घोषणा जो है वो की है और इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इसके अलावा बीपीसीएल की जो सब्सिडियरी कंपनी है बीपीआरएल, उसके ओवरसीज एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। आज की बैठक में 3 इंपॉर्टेंट बिल्स भी थे। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म का रास्ता खुलेगा। इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ कंपटीशन अमेंडमेंट बिल को भी कैबिनेट की मुहर लग गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि संसद के चालू सत्र में ही इन तीनों इंपॉर्टेंट बिल को सरकार जो है संसद में पेश करेगी। IKEA ने मुंबई में तीसरा स्टोर लॉन्च किया है, लेकिन इसके अलावा अब नए तरह के टच पॉइंट्स और स्टोर के लिए एक्सपेरिमेंट भी जारी किए हैं। भारत में कंपनी के कुल 5 स्टोर हैं, जिनमें से 3 सिर्फ मुंबई में ही हैं और पिछले 2 साल में ही लॉन्च किए गए हैं। कंपनी की आगे की क्या तैयारी है, देखिए CFO मुरली अय्यर के साथ ये खास बातचीत। 3 स्टोर मुंबई में ही होना, यानी आप यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट आप टारगेट करके चल रहे हैं। क्या टारगेट्स हैं, किस तरह का आप अगला 1 साल, 1 फाइनेंशियल ईयर, अगला 2 फाइनेंशियल ईयर ऑडियंस के हिसाब से कितना कैप्चर करना चाहते हैं, रेवेन्यू के हिसाब से कितना कैप्चर करना चाहते हैं? हमारे साथ ऐसा है कि ये मुंबई में तीसरा स्टोर है। मुंबई हमें बहुत पसंद करती है, हम भी मुंबई को काफ़ी पसंद करते हैं। जैसा आप कह रहे थे कि बड़ी मार्केट है। ऑलरेडी हमारे पास 4 लाख IKEA फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी मुंबई में एसोसिएटेड है एंड ये आगे बढ़कर और भी ज़्यादा होगा। तो हमारा टारगेट ये है कि हम जितने कॉन्सेप्चुअली हम ओमनी चैनल की तरफ अगर प्रोग्रेस करें तो जितने पास कस्टमर के पास हम पहुंच सके उतना ही अच्छा कस्टमर के लिए भी और हमारे लिए भी। सो हमारी कोशिश यही है कि हम वो करते रहें। जी, ये जो नया स्टोर आप लोगों ने खोला, ये खास तौर पे इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहला आप लोगों का इन मॉल स्टोर है। इससे पहले आप लोगों ने अपना सेटअप खुद पूरा किया करते थे, इसमें आप लोगों ने अलग से मॉल में स्पेस लिया हुआ है ताकि मॉल ऑडियंस भी आ सके। आपने ओमनी चैनल की बात की और ओमनी चैनल में हम लोग ई-कॉमर्स से कितना % आपका कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, अभी कैसा है? अभी फ़िलहाल अगर आप ई-कॉमर्स की बात करें तो हम करीब 25 से 30% के बीच में हैं एंड आगे भी बढ़ के ये ज़्यादा होगा। बट क्या होगा कि ऑल्सो जैसे जैसे हम स्टोर्स ज़्यादा खोलते जाएंगे, अगर आप परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो वो कम होगा, बट ग्रोथ जो होगी वो ई-कॉमर्स में काफ़ी होएगी बिकॉज फुलफिलमेंट जो कहते हैं हम, जो कस्टमर के पास हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचाने होते हैं वो ई-कॉमर्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा होगा। जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने ये जो मॉल में खोला हुआ है, इससे एक बात तो तय है कि आपका फुटफॉल ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन आप इस फुटफॉल को अपने परचेज कन्वर्जन्स में कितना होते हुए देखते हैं? जनरली हमारे एवरेज परचेज कन्वर्जन्स अबाउट 30 to 35% या समटाइम्स 40% के आसपास होते हैं। एंड ये फर्स्ट हमारा मॉल में एक CMP विच इज़ बीच कस्टमर मीटिंग पॉइंट है एंड हम यहाँ हमारी आशा यह है कि यहाँ पे मैक्सिमाइज़ होगा क्योंकि लोग आएंगे, हमारे फर्निशिंग की होम फर्निशिंग का एक्सपीरियंस करेंगे एंड देन उससे उनमें और भी जागरूकता होगी एंड वो जाके अपने हमारे बड़े स्टोर्स में भी जाके और भी देखना चाहेंगे और अपने घरों को सजाना चाहेंगे। अभी आप लोगों ने कहा था कि जो टोटल आप लोग जितना भी यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह का सप्लाई करेंगे उसका 27% या 27% जो है वो लोकली सोर्स्ड है। हाँ। इसको आगे बढ़ाने का क्या प्लान है, कितना फ़ायदा होगा आपके मेड इन इंडिया पोर्टफोलियो में, कैसे बढ़त देखते हैं आप?
हमारा शुरू से फोकस रहा है कि हम मेड इन इंडिया को आगे और जितना आगे बढ़ा सके उतना ही ना ही हमारे लिए बल्कि हमारे लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही, बट हमारे कस्टमर्स के लिए भी होएगा एंड ओवरऑल देश के लिए भी एम्प्लॉयमेंट और किसानों के लिए भी, बिकॉज़ हमारी काफ़ी सोर्सिंग हमारे रेस्टोरेंट्स में भी होती हैं, आर्टिजन्स के लिए सपोर्ट के लिए भी हम देखते हैं कि हमारे अनुमान से करीब 50% सोर्सिंग का हमारा टारगेट है लोकली। 50% ऑफ आवर सेल्स जो हम करेंगे उसकी सोर्सिंग हम लोकली करना चाहेंगे। संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति डिजिटल मार्केटिंग में कंपटीशन कानून को लेकर इन दिनों सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रही है। इस चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कानूनों में बदलाव की जरूरत है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सलाह मशवरे का काम चल रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर मेरी सहयोगी तमन्ना इनामदार ने वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन जयंत सिन्हा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनते हैं उसका एक हिस्सा। फाइनेंस पर स्टैंडिंग कमेटी आजकल कई सारी बड़ी कंपनियों से मुलाकात कर रही है, डिजिटल कंपनियां, टेक कंपनियों से मुलाकात कर रही है और ये देख रही है कि क्या इस देश के जो कंपटीशन लॉज हैं उनको बदलने की जरूरत है ताकि वो डिजिटल कंपनियों पर भी लागू हो सके। अब इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयंत सिन्हा जी। ये चेयरमैन हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस के, जो इन सारे मुद्दों पर मीटिंग्स ले रही हैं। इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते ओयो, जोमैटो, स्विगी, मेक माई ट्रिप जैसी कंपनियों के साथ उनकी मुलाकात थी। आगे चलकर ये गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों के साथ भी मिलेंगे। तो किस तरह के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, सबसे पहले यही पूछ लेते हैं। जयंत जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये बताएं और आसान भाषा में कि किन मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं आपकी इन मीटिंग्स में और क्या वो दिक्कत है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। नमस्कार तमन्ना जी। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में हम लोग कंपटीशन के जो कानून होते हैं, कंपटीशन का जो लॉ होता है, उस पे हम लोग समीक्षा करते हैं और वो हमारे दायरे में आता है। और आज के समय पूरे विश्व में डिजिटल मार्केट्स के लिए जो कंपटीशन लॉ है उसमें काफी सुधार, काफी बदलाव आ रहे हैं। इसलिए भारत को भी जरूरत है, भारत के लिए भी अनिवार्य है कि हम लोग जो बिग टेक जो कंपनीज हैं और पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम लोगों की भी बातचीत हो, हम लोगों की भी विचार विमर्श हो और उनके जो विषय हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उनको हम लोग सुने। तो जो आज के समय हम लोग स्टैंडिंग कमेटी में कर रहे हैं वो हम लोगों की बैठकों के द्वारा सब स्टेक होल्डर्स से बुलाकर उनकी सुनवाई हम लोग कर रहे हैं, जिसमें जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उनको हम समझें और उसके आधार पे फिर अगर हम लोगों को कंपटीशन का जो कानून है उसमें अगर कोई बदलाव लाना है तो उसके लिए सुझाव हम लोग बनाकर हम लोग सरकार की ओर भेजें। हम लोग विधेयका में है, यानी कि हम लोगों का काम है विधेयक बनाना, हम लोगों का काम है कानून बनाना। कानून को प्रस्तुत करना सरकार यानी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, वो हम लोग अब इस कंसल्टेशन, इस विचार विमर्श के द्वारा हम लोग देंगे और सबकी बातें सुनकर ही हम लोग ये सुझाव सरकार को देंगे। तो ये हम लोगों की प्रक्रिया चल रही है। कई हम लोगों की बैठकें हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने ग्राहकों से बात की है, हम लोगों ने पार्टनर से बात की है, हम लोगों ने सप्लायर से बात की है, मंत्रालय से बात हुई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से बात हुई है। जो हमारे घरेलू जो डिजिटल जो हमारी कंपनियां हैं जैसे कि जोमैटो और ओला और मेक माई ट्रिप, पेटीएम, इनसे हम लोगों की बातचीत हुई है और जो विदेशी कंपनियां हैं उनसे भी हमारी बातचीत होगी। इन सब की बातें सुनकर, इन सब की सुनवाई होकर ही हम लोग कुछ अपने सुझाव बनाएंगे और ये सुझाव फिर सरकार के समक्ष हम लोग रखेंगे। जी बिल्कुल। क्या आप इनमें से 2 से 3 प्रमुख मुद्दे गिना सकते हैं और इनकी क्या चुनौतियां हैं? तमन्ना जी, जो हमारे सामने विषय आ रहे हैं वो विश्व भर में भी विषय हैं और इनमें 3-4 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु तो ये है कि जो डिजिटल मार्केट होते हैं उसमें विनर टेक ऑल इफेक्ट होते हैं, यानी कि डिजिटल मार्केट में आप देखेंगे, चाहे आप जोमैटो, स्विगी को देख लें, चाहे आप पेटीएम को देख लें, गूगल को देख लें,
नेटफ्लिक्स को देख लें कि 2-3 ही ऐसे कंपनियां हैं जो बिल्कुल एकदम सर्वश्रेष्ठ बन जाती हैं। तो एक तो ये है कि फिर इन कंपनियां जो हैं इनकी प्राइसिंग ठीक ठाक चल रही है कि नहीं, इनका लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं, इस बिंदु पे भी हम लोगों को जरा निरीक्षण करना है, इस पे हम लोगों को ध्यान देना है। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा जो है वो यह है कि अगर आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्वश्रेष्ठ हो गया है तो फिर आप अलग मार्केट में, एडजेसेंट मार्केट्स में आपका किस प्रकार का व्यवहार है, बंडलिंग और टाइंग जिसको कहते हैं, वो बंडलिंग और टाइंग आप अगर कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार से आपको रोक लगाना होगा, ये भी एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप अपने डेटा का क्या उपयोग कर रहे हैं। आप इस डेटा के द्वारा जो आपने एक मार्केट में आपको जो जानकारी मिली है वो आप उसमें दूसरे मार्केट का उसमें उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। और अगर उसका आपका दुरुपयोग है तो यानी जो एडजेसेंट मार्केट है, दूसरा मार्केट है, उसकी कंटेस्टेबिलिटी, उसका कंपेटिटिवनेस, लेवल प्लेइंग फील्ड में हानि हो रही है, तो इसको हम लोगों को देखना है। और जो चौथा बिंदु है वो हरदम सब जगह आता है और वह है कि आपकी प्राइसिंग किस प्रकार से है, कि आप कुछ लोगों को जरा आप फेवर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मतभेद तो आपका नहीं है। ये भी हम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड वाले भी विषय जो है प्राइसिंग में, इनको भी हमको देखना है। विश्व भर में, तमन्ना जी, विश्व भर में ये डिजिटल मार्केट में समस्याएं आती हैं और विश्व भर में, चाहे आप यूरोपियन यूनियन को ले लें, यूएस को ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, कोरिया को ले लें, सब जगह दुनिया में इन सब विषयों पे आज के समय चर्चाएं चल रही हैं, इन सब का बहुत अध्ययन हो रहा है और इसके आधार पे जो कंपटीशन का जो कानून है इसको भी बदला जा रहा है। और ये पूरी जो प्रक्रिया है इन मीटिंग्स की और आपके रिकमेंडेशन की, ये कब तक समाप्त होने की उम्मीद है? तमन्ना जी, ये लंबी प्रक्रिया है। हम लोग तो विधेयिका में हैं, यानी हम कानून पे बस प्रस्ताव दे सकते हैं। तो हम लोग 1-1.5 महीने में हमारी कमेटी से एक रिपोर्ट जारी करेंगे जिसमें हमारे कुछ सुझाव होंगे। ये सुझाव फिर सरकार के पास जाएंगे, फिर सरकार पे निर्भर है कि कब और कैसे इस सुझाव पे वो कार्रवाई करें। फिर उनको तय करना पड़ेगा कि कंपटीशन लॉ में अमेंडमेंट्स लाने हैं कि नहीं लाने हैं, कंपटीशन लॉ का संशोधन करना है कि नहीं करना है, और कब इसको करना है, कैसे इसको करना है, ये सरकार तय करेगी। फिर ये सदन में आएगा, सदन पे इस पे चर्चा होगी, शायद कमेटी पे फिर से आए, फिर उसको जाकर हम लोग उसको पारित करेंगे। आपको मालूम है कि आज के समय डिजिटल प्रिवेसी एक्ट पे लंबी चर्चा चल रही है, बहुत वर्षों से इस पे विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि ये भी बहुत एक प्रभावशाली एक कानून बनेगा और दशकों तक इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ये सब कानून बड़े सोच समझकर हम लोगों को बनाना पड़ता है और हम लोगों को ये भी समझना पड़ता है कि भारत जो है वो पूरी दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण एक खिलाड़ी है डिजिटल इकोसिस्टम में। तो जो हम करते हैं वो पूरे विश्व में गूंजता है, तो इसलिए हम लोगों को इसका भी अलाइनमेंट देखना होता है, इसका भी हमको सेटिंग देखना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत सिन्हा जी हमसे बात करने के लिए ईटी नाउ स्वदेश पर। तो जैसे कि ये बता रहे थे, ये अब मीटिंग्स का जो पूरा सिलसिला है ये बस शुरू ही हुआ है। आगे चलकर क्या देश की जो कंपटीशन लॉज हैं इनमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है ताकि वो आज के ज़माने में और टेक्नोलॉजी कंपनियों के ज़माने में उनको लागू किया जा सके, इस पर ये सारी मीटिंगें हो रही हैं और जो कमेटी है वो अपनी जो रिकमेंडेशंस है वो देंगी। उसके बाद सरकार सोचेंगी कि किस तरह से इस कानून में फेरबदल लाना है। आपने सोशल मीडिया पर अभिनेता रणवीर सिंह का नेकेड फोटोशूट तो देखा ही होगा। जी हां, हम उसी फोटोशूट की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आजकल रणवीर सिंह सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल रणवीर सिंह ने एक मैगजीन के लिए नेकेड फोटोशूट करवाया था, जिसके सामने आने के बाद हंगामा अब सड़कों तक पहुंच गया है। माया नगरी की चकाचौंध से निकली इस आग की चिंगारी ने धीरे धीरे कई राज्यों को चपेट में ले लिया है। कहीं रणवीर सिंह का पोस्टर कूड़ेदान पर लगाकर उसमें कपड़े डाले जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया में मीम्स की बयार सी आ गई है। अब रणवीर सिंह के खिलाफ कई धाराओं में शिकायत भी दर्ज की गई है। लेकिन ये बॉलीवुड में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामलों में कई अभिनेता और अभिनेत्रियों को विरोध का सामना करना पड़ा है। देखिए हमारी ये खास चर्चा।
आपने सोशल मीडिया पर अभिनेता रणवीर सिंह का नेकेड फोटोशूट तो देखा ही होगा। जी हां, हम उसी फोटोशूट की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आजकल रणवीर सिंह सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल रणवीर ने एक मैगजीन के लिए नेकेड फोटोशूट करवाया था, जिसके बाद हमने देखा हंगामा सड़कों तक पहुंच गया है। माया नगरी की चकाचौंध से निकली इस आग की चिंगारी ने धीरे धीरे कई राज्यों को चपेट में ले लिया है। कहीं रणवीर सिंह का पोस्टर कूड़ेदान में लगाकर उसमें कपड़े डाले गए तो सोशल मीडिया में मीम्स की बयार सी आ गई। अब रणवीर सिंह के खिलाफ कई धाराओं में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। लेकिन ये बॉलीवुड में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामलों में कई अभिनेता अभिनेत्रियों को विरोध का सामना करना पड़ा है। अब सवाल ये है कि इस पर ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है, और जिस तरह से विरोध लगातार तूल पकड़ रहा है तो क्या रणवीर सिंह के लिए कानूनी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं? आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए तारुफ करा देते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ वकील आभा सिंह है, फिल्म डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़ और साथ ही फैशन फोटोग्राफर विक्रम बावा। आप सभी का स्वागत है। आभा जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि हंगामा क्यों है बरपा? ना चोरी की है, ना डाला है डाका, इसी तरह की सुर्खियां चल रही हैं। कहाँ गलती हुई है? महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, उनका अपमान किया गया है, ये कहकर तमाम केस दर्ज कराए जा रहे हैं अलग अलग धाराओं में। आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, इसमें जो एफआईआर लिखी गई है उसमें 509 ऑफ द आईपीसी की धारा भी लिखी गई है, जो कहता है कि वर्ड, जेस्चर या एक्ट जिससे आप किसी महिला की मॉडेस्टी को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन आज जब ये सोशल मीडिया पे हम ये कह सकते हैं कि जो रणवीर भी अपने लिए कह सकते हैं कि ये विदेशों की तो कई फोटोएं जो है खुलेआम सोशल मीडिया पे हैं, और उन्होंने ये फोटो एक मैगजीन के लिए शूट किया है। लेकिन जो हिंदुस्तान का कानून है वो ऑब्ससेनिटी को बहुत सीरियसली लेता है, और इसीलिए 292, 293 तो और भी एक सीरियस गुनाह हो जाता है जो रणवीर के ऊपर लगाया गया है कि अगर 25 साल से कम उम्र के बच्चे इस तरह की चीजें देखते हैं जो उनके माइंड को प्रदूषित करती है, तो वो एक गुनाह है, उसमें 3 साल की सजा तक का प्रावधान है। लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है। तो जो 3 सेक्शन आईपीसी के लगाए गए हैं, 292, 293 और 509, ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं। दिक्कत रणवीर को आएगी 67 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसमें 5 इयर्स की प्रिजनमेंट का बात की गई है, और उसमें वो नॉन बेलेबल है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का कानून चूंकि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में, और बिल्कुल है भी, क्योंकि हम हमेशा गर्व से कहते हैं कि हमारा ही बहुत ही कल्चर्ड और बहुत ही उस तरह की कंट्री है, जो हम शायद अपनी जनरेशंस को बचाना भी चाहते हैं इस तरह की ऑब्ससेनिटी से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जजमेंटल हो रही हूँ। वो मिलिंद सोमन की अगर बात करती है, 95 में उनपे और मधु सप्रे पे एफआईआर हुई ऑब्ससेनिटी की, और 2009 में केस खत्म हुआ, लेकिन वो उससे छूट गए, उनका एक्विटल हो गया। तो इसका एंड क्या निकलेगा वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आज की तारीख में उनके ऊपर एफआईआर है और पुलिस कार्रवाई कर सकती है। प्रहलाद जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि कई दशकों से आप लगातार एक्टर्स और मॉडल से बातचीत करते आए हैं। कानूनी दावपेच तो आभा जी ने हमें समझा दिया है, विस्तार से आगे भी समझेंगे कि ये केस वाकई बनता है या नहीं बनता है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक ऑब्ससेनिटी की बात है वो तो गलत है। हमारा देश का कानून भी काफ़ी कड़क है, काफ़ी उम्दा है, काफ़ी सख्त है प्रहलाद जी। लेकिन जब बात आती है फीमेल न्यूडिटी की ना, तो अगर आप गूगल के सर्च इंजन में जाएँ तो सबसे ज़्यादा इन्हीं महिलाओं के ही नाम आते हैं जिनको सर्च किया जाता है। हाल ही के नाम पर अगर तुलना तो नहीं करना चाहूंगी फोटोशूट की, लेकिन आप उर्फी जावेद को देख लीजिए, लगातार हाल ही का ये एग्जाम्पल है ये। इनकी अगर आप फोटोशूट देखिए, इनके अगर आप सर्च में जाकर फोटोशूट तलाशें तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के ऊपर सर्च इंजन में नाम आएगा, इन्हीं का नाम पहले आएगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है रणवीर सिंह को? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ये पहले हुआ है। मिलिंद सोमन, मधु सप्रे का नाम आया, तमाम तरह के एक्टर्स हैं जिन्होंने, जॉन अब्राहम भी है यहाँ पर, उन्होंने तो फिल्म में भी हमने देखा कि न्यूडिटी का यहाँ पर एक एंगल दिखाया था। इसके बावजूद भी जो हल्ला हो रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है? इसको आप कैसे समझते हैं? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जो हल्ला हो रहा है मोस्टली मीडिया में हो रहा है, और वो भी वो मजे ले रहे हैं। They're not serious about whether they are, उनको अपमान हुआ है या कुछ। मीडिया तो उछाल रही है क्योंकि उनको बहुत मजा आ रहा है, टीआरपी मिल रही है, सब लोग देख रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। अभी द लेडी हु जिसने किया है ये जो शिकायत दर्ज की है, yesterday on national television
वो बोल रहे थे कि आई कैन सी हिज बम। अरे सब हंस हंस के गिर गए। Now she told them to remove that from the viral Google से, because it's gone viral and everybody is laughing. अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि this kind of rubbish जो कुछ significant नहीं है, national, why have we absorbed in it as a national country? Isn't it a waste of our time, waste of our court's time, waste of police time? सबका टाइम वेस्ट है एक्सेप्ट मन बहलाने के लिए। कोई हंस रहे हैं, कोई अग्री कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, बट आई मीन उसको हाउ कैन यू टेक हिम टू कोर्ट? हाउ कैन यू टेक हिम फॉर नॉट पुटिंग इट ऑन देयर पर्सनल आईडीज? उसको ढूंढ ढांड के उसका फोटोग्राफ मिली है, तो आप क्यों ढूंढ रहे हैं? यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट। इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू लुक एट इट। इट्स योर चॉइस। अब आप ढूंढ के उसको मिल रहे हैं एंड देन यू आर टेकिंग इतराज। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी को ढूंढ के देख रहे हैं, किसी के बातों में जाके आपने झांका उसमें, क्या अरे नंगा खड़ा हुआ नारा है, उसका मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आता। लेकिन इससे पहले विक्रम, क्योंकि आप लगातार फैशन और इस तरह के फोटोशूट्स करते रहते हैं, न्यूडिटी, ऑब्ससेनिटी, इसका मतलब क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर एक डिबेट है। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ न्यूडिटी क्या होगी? Well, actually, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, मेरी सोच के बारे में बोलूं तो एज एन आर्टिस्ट रणवीर एंड एज एन आर्टिस्ट आशीष जिन्होंने शूट किया है, उन्होंने बहुत ही कमाल का शूट किया है। क्योंकि जब आप न्यूडिटी बोलते हैं, कुछ फ्रंटल नहीं है, कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं दिख रहे हैं, उन्होंने बहुत टेस्टफुली शूट किया है। तो अगर आप हार्डकोर न्यूडिटी बोलेंगे तो फिर तो आपको फ्रंटल की बात करनी पड़ेगी, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। तो इधर तो कुछ भी नहीं है। ऑब्ससेनिटी की अगर बात करें तो ऑब्ससेनिटी वो होती है, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पे भी इसी एक चीज के लिए केस हुआ था, तो कोर्ट ने कहा था कि ऑब्ससेनिटी का मतलब वो होता है जिससे आपके दिल को, मतलब यू गेट अ डर्टी फीलिंग। बट ये जो पिक्चर्स हैं, देयर इज नो सच फीलिंग। यू जस्ट लुक एट इट आइदर कि यार ये क्यों किया है, और फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू और एनी अदर आर्टिस्ट को पूछेंगे, बोलेंगे इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप फॉर अ मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट टू डू। एंड वो भी उन्होंने एक फॉरेन मैगजीन के लिए किया है, या जो भी मैगजीन के लिए किया है, इट इज नॉट अवेलेबल पब्लिकली, जब वो जाके बेचा है। जैसे प्रहलाद जी ने कहा, ये मतलब किसी ने रोड पे लगाया नहीं है, उन्होंने खुद जाके नहीं लगाया है। तो आई डोंट थिंक ये दोनों डेफिनेशन पे वो कायम होते हैं। मतलब न्यूडिटी इज ऑलवेज टेकन एज वो खड़ा है, फुल नेकेड है, उसको आप सामने से देख रहे हैं, चाहे पीछे से हो या सामने से। बट यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने एक पोज बनाया है, ग्राफिक बोल सकते हैं, या सो आई थिंक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू शूट किया गया है। और जैसा कि आपने भी बताया कि न्यूडिटी, जी बिल्कुल, तो इसी मामले में आभा जी, क्या आपको लगता है कि न्यूडिटी और ऑब्ससेनिटी की जो व्याख्या है उसको किसी भी तरह से ये फोटोशूट इसका उल्लंघन करता है? क्योंकि देखिए, ऐसे बहुत सारे समाज के ठेकेदार हैं जो अपने आप को जेंडर इक्वालिटी में विश्वास रखने वाला शख्स समझते हैं, और जब एक पुरुष ने इस तरह का फोटोशूट किया तो अचानक से उनको लगना कि महिलाओं की भावनाओं को आहत पहुंचा है। जबकि अगर कोई महिला इस तरह का फोटोशूट करती है तो एक तबका ऐसा भी है जो बहुत मजे भी लेता है। तो न्यूडिटी, ऑब्ससेनिटी क्या है ये? इसकी व्याख्या क्या है? कानूनी अगर मैं लैंग्वेज समझना चाहूँ तो क्या होगी, और क्या उसका उल्लंघन किया गया है? देखिए, बहुत सही बात आपने बोली कि जो है ऑब्ससेनिटी की डेफिनेशन क्या है। न्यूडिटी तो एकदम फर्क हो जाती है, कानून की नजर में ऑब्ससेनिटी की बात आ जाती है। तो ऑब्सीन वो कहते हैं कि कोई बहुत ही लैसिवियस है, जो मन में आपको एक बहुत ज्यादा रिवोल्टिंग, मतलब सेक्सुअली आपको एकदम कर दे, एक घृणित सी आपके अंदर वो आ जाए। बट मुझे लगता है बिल्कुल ये जो पिक्चर्स हैं वो एक न्यूडिटी की डेफिनेशन में जरूर आ जाएंगी, बट ऑब्ससेनिटी क्या वो आपके अंदर उस तरह की फीलिंग्स जगा रही हैं, वो बात जरूर देखने की। बट 409 की जो अगर बात होती है कि यू आर वायलेटिंग द मॉडेस्टी, तो ये किसी पेपर में नहीं छपा है, किसी इंडिया में मैगजीन में नहीं छपा है, ये विदेश की मैगजीन के लिए छपा है। और इस स्पेसिफिक केस में अगर हम जाएं तो यही लाइन ऑफ डिफेंस रणवीर सिंह के लॉयर्स लेंगे। तो मुझे लगता है आज के जमाने में ऑब्ससेनिटी की डेफिनेशन में थोड़ी सी दोबारा से देखना पड़ेगा, क्योंकि 292, 293, 294 जो है ये अंग्रेजों के जमाने के 150 साल पुराना कानून है ये। और जो है
क्योंकि अगर इसका जो टेक्निकल शब्द है कि मतलब वो बड़ी लेसिवियस हो, आपके अंदर एक कामुकता की भावना प्रमोट करता हो, उसको ऑब्सीन बोला जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको देख के कोई उस तरह की कोई बहुत स्पेसिफिक फीलिंग्स किसी की डेवलप हो रही है। बट कानून में ये आता है 292, 293, 293 जरूर छोटे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन ये भी लाइन ऑफ डिफेंस आता है कि आप देखिए जो आप बता रही हैं, आप पोर्नोग्राफी आप देखिए सोशल मीडिया पे तो कितनी चीजें दिख जाएंगी। सनी लियोनी वगैरह जो पॉर्न स्टार्स हैं, इनकी आप पिक्चर्स देख लीजिए, उसमें आगे आके आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक तरह से पुरुष वर्ग अगर कह रहा है कि अगर आप इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करते हैं, आप अगर आर्टिकल 14 में अगर आप बराबरी की बात करते हैं, तो इस तरह से जो रणवीर सिंह पे इतनी ट्रोलिंग हो रही है वो जायज नहीं है। लेकिन मैं एक लॉयर हूं, तो मैं तो जो कानून है उसी को इम्प्लीमेंट करूंगी, और अगर मैं डेफिनेशंस के बीच में जाऊंगी तो ये बिल्कुल ऑब्सिनिटी में आता है। और क्योंकि इस तरह की पिक्चरें आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता।